राइट, शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिन भर आप देख रहे हैं आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पुलिस एविडेंस, साक्ष्य, सबूत जुटा रही है। हम आपके सामने लेकर आए हैं 10 गवाह, वो 10 गवाह जिनकी गवाही आफताब को फांसी के फंदे से बचा नहीं सकती, यानी उनकी गवाही पर आफताब को सजाए मौत ही मिलेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहली गवाही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो श्रद्धा के चेहरे पर आप मार के निशान देख रहे हैं, चोट के निशान देख रहे हैं, श्रद्धा ने इसकी शिकायत बाकायदा पुलिस से की थी। ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं, ये वो लेटर, अगर कोई मुझे शारीरिक हानि होती है, श्रद्धा ये सारी चीजें चिट्ठी में लिखकर पुलिस को दे चुकी थी, तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, यानी आफताब ने किया है। वो चिट्ठी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। श्रद्धा ने जो चिट्ठी लिखी थी पुलिस को, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिस तस्वीर के बाद श्रद्धा पुलिस थाने पहुंची और ये चिट्ठी लिखकर दी थी, बाकायदा पुलिस का मुहर भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए रिपोर्ट, जिसमें श्रद्धा की पहली चिट्ठी है, जो आफताब की मौत की पहली गवाही भी है। सुनिए। मेरा नाम श्रद्धा वालकर है। मैं 25 साल की हूँ। मैं आफताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आफताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है। वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि मुझे जहां भी देखेगा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यह है श्रद्धा की वो चिट्ठी, जो चिट्ठी अभी आपने सुनी। इस चिट्ठी में एक एक बात लिखी है कि श्रद्धा को 2 साल पहले भी पीट रहा था। 2 साल पहले श्रद्धा को उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा था और 2 साल बाद 35 टुकड़े कर दिए। यानी 2 साल पहले भी श्रद्धा को पता था कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। सुनिए एक बार फिर से इस चिट्ठी में क्या लिखा है श्रद्धा ने। मेरा नाम श्रद्धा वालकर है। मैं 25 साल की हूँ। मैं आफताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आफताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है। वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि मुझे जहां भी देखेगा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो श्रद्धा को आपने सुन लिया। 2 साल पहले श्रद्धा ये बात कह रही थी। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। श्रद्धा ने ये चिट्ठी मुंबई पुलिस को दी थी। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। उद्धव ठाकरे की सरकार थी। सुनिए डीसीपी जोन 5 मुंबई के सुहास बापचे क्या कुछ कह रहे हैं। अब जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में
जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो आपने डीसीपी को सुन लिया, लेकिन पहली बार टेलीविजन पर पहली बार मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं इस चिट्ठी के सामने आने के बाद श्रद्धा के पिता आप क्या कह रहे हैं? क्या 2 साल पहले उन्हें पता था कि उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा जा रहा है? 2 साल पहले क्या श्रद्धा के पिता जानते थे कि आफताब उनकी बेटी के 35 टुकड़े कर सकता है? श्रद्धा के पिता को सुनिए आप, आज वो क्या कह रहे हैं ये चिट्ठी सामने आने के बाद। ये जो लेटर सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा या ये सारी जो चीज़ें हैं, और आफताब के माता पिता जो है उनको भी पता था ये सारी बातें। उसको लेकर के आपको क्या लगता है, कहीं तो नेग्लिजेंस है क्या पुलिस का, जो एफआईआर नहीं रजिस्टर किया उस दौरान और 20 दिन के बाद जो है वो केस वापस ले लिया गया? इसमें पहली बात तो बनती है पुलिस को इन्फॉर्म करने की, पुलिस माँ बेटे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की जी। तब सिर्फ वो बेटे के पेरेंट्स को बुलाया गया शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी उनको पता थी, मतलब उनको बुलाया गया होगा जी, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया तब? कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है आपको लगता है? और मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया था श्रद्धा? मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ जी, मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। उसके पेरेंट्स को अगर ये सब बातें मालूम हो गई तो उन्होंने भी नहीं इन्फॉर्म किया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सब इनकी सबकी गलतियां हैं। ये मैंने तो वही पहले दिन से बोला है कि उनकी भी इंक्वायरी होनी ही चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके भाई की भी होनी चाहिए। तो श्रद्धा के पिता को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि आफताब के पिता को बुलाकर पूछना चाहिए, लेकिन एक सवाल बीजेपी पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, बीजेपी पूछ रही है आखिर उद्धव की पुलिस ने उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार और पुलिस ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राम कदम और देवेंद्र फडणवीस। श्रद्धा ने चिट्ठी लिखकर स्वयं कहा था उसकी जान को खतरा है, उसकी जान चली जा सकती है। चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी, उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। तो उद्धव सरकार ने अगर तब कार्रवाई की होती तो आज श्रद्धा जिंदा होती। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं श्रद्धा और आफताब के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस आज फिर घर पहुंची है आफताब के घर पहुंची, कुछ और साक्ष्य और सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर के बाहर पुलिस की टीम निकली है, एफएसएल फॉरेंसिक की टीम भी साथ जा रही है जितनी बार भी जा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि अब आफताब के परिवार से पूछताछ होने वाली, परिवार को बाकायदा दिल्ली बुलाया गया है और उनसे सवाल जवाब होने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं आफताब का जो परिवार है मुंबई से दिल्ली आ चुका है। बड़ी खबर यह है, नए तथ्यों को लेकर इनसे दोबारा पूछताछ होनी है, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके भाई से। क्या परिवार को सब पता था और जानबूझकर आफताब का परिवार खामोश था? श्रद्धा की हत्या की जानकारी पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें क्या जानकारी? इन्होंने घर शिफ्ट कर दिया ठीक पहले 2020 में मुंबई में एक शिकायत जो श्रद्धा ने दर्ज कराई, चिट्ठी मैंने शुरू में आपको दिखाई, क्या इसकी जानकारी परिवार को थी? आफताब मारपीट करता था, यह पूरी फैमिली जानती थी क्या? आफताब के नशे को लेकर पिता से सवाल जवाब किए जाएंगे, उस पर वो खामोश रहे। अब तक आफताब के मानसिक स्थिति पर भी
मां बाप से सवाल जवाब होगा, परिवार में माता पिता के साथ एक छोटा भाई भी है, उससे भी सवाल किया जाएगा। आफताब के पिता एक कंपनी में दरअसल काम करते हैं, अचानक घर शिफ्ट करने पर भी उनसे सवाल होगा। क्या उन्हें पता था कि आफताब जिस तरह से श्रद्धा को पीट रहा है कभी भी हत्या कर सकता है, इसलिए पहले वो शिफ्ट हो गए, या उन्हें पता था हत्या हो गई है, उनके वो भी कटघरे में खड़े होंगे इसलिए वो शिफ्ट हुए। छोटे भाई की नौकरी का हवाला देकर शिफ्ट हुआ था आफताब का परिवार। आई अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, आफताब के एक पड़ोसी हैं अब्दुल्ला खान, जो आफताब के पूरे परिवार के बारे में बता रहे हैं। जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहां के सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला खान, उन्हें सुनिए। कहाँ से ये बिलोंग करते थे, कहाँ से आते थे, कुछ बताते होंगे, क्योंकि हम लोग में जब 4 लोग बैठते हैं बातचीत होती है, कहाँ से हमारी फैमिली आती है, कहाँ से हम लोग आते हैं। हाँ, ये गुजरात साइड के हैं, इनका लैंग्वेज भी गुजराती है। गुजरात प्रॉपर उनका कहाँ के हैं पता नहीं, लेकिन गुजरात साइड के हैं 100%। अच्छा, भी आप बता रहे थे। हाँ, वो साइड के, मतलब ये लोग का समझो ना खोजा हैं जात के, और जमात खाना आगा खान के फॉलोवर हैं। आगा खान के? हाँ, इनके जो एक फॉलोवर होते हैं ना, जिनको फॉलो करते हैं, आगा खान। तो मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि खोजा मुस्लिम जो होते हैं वो ज्यादातर गुजरात कच्छ से ही आते हैं। मोस्टली 90% वहीं के हैं सब। तो आपने सुना पड़ोसी को। आइए अब मैं आपको बताऊंगा पड़ोसी ने क्या कहा वो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो गवाह, वो पार्टनर जो आफताब जैसे हैं, ऐसे पार्टनर से कैसे बचा जाए। आपके भी जहन में आ रहा होगा बहुत से ऐसे लोगों की जिंदगी में आफताब जैसे पार्टनर हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। ऐसे पार्टनर से कैसे निपटा जाए। श्रद्धा आफताब का सच जानती थी। बहुत से पार्टनर हैं अपने पार्टनर का सच जानते हैं। आफताब उसे टुकड़े करने की धमकी देता था, यह भी चिट्ठी में लिखा, बहुत से लोग जानते हैं। शरीफ दिखने वाला आफताब दरअसल शैतान था, और श्रद्धा ने कई बार इस रिश्ते के निकलने की कोशिश की। बहुत से लोग चाहते हैं अपने रिश्ते से निकलना। 3 बार तो श्रद्धा FIR दर्ज करवाने को तैयार थी। दोस्तों, ऑफिस, कर्मचारी तक से मदद मांगी उसने। श्रद्धा आफताब के सुधरने का इंतजार करती रही कि आज ठीक हो जाएगा, शायद कल ठीक हो जाएगा, शायद 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। आफताब के जाल में शायद वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। अगर श्रद्धा ने उसे छोड़ दिया तो वो आत्महत्या कर लेगा। प्रताड़ना झेलने के बाद भी उसके साथ रही श्रद्धा। नतीजा 35 टुकड़ों में मोहब्बत का खौफनाक अंजाम हुआ। आफताब जैसे पार्टनर किसी की भी जिंदगी में हो सकते हैं। आफताब जैसे पार्टनर से क्यों नहीं निकल पाते हैं लोग। दोस्त और परिवार वालों को लेकर डर होता है। उसके फैसले पर परिवार और दोस्त आखिर क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो डर होता है ये लाकर खड़ा कर देता है 35 टुकड़ों तक। ऐसे में दूसरों को दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, दूसरों को दिखाते हैं हमें कोई परेशानी नहीं, बेशक अंदर घुट रहे हैं। उस शख्स के लिए पहले ही परिवार से लड़ चुके हैं। जिस पर भरोसा किया वही शैतान निकले तो क्या करें। श्रद्धा भी परिवार से लड़कर आफताब के पास आई थी। शायद यही वजह थी कि हर रोज वो सोचती थी कि शायद कल का दिन बेहतर होगा। भविष्य को लेकर मन में एक डर बैठ जाता है। फिर हालात से समझौता करने को इंसान मजबूर हो जाता है। पीड़ित समझौता कर लेती है और हिंसा जारी रहती है, और यह समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसे हाल में अपने परिवार या करीबी से जरूर सलाह ले, उनसे कट ना जाएं। माता पिता और दोस्तों से भी आप मदद ले सकते हैं। पुलिस, मनोचिकित्सक की भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन बहुत देर होने से पहले। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट जुड़ रहे हैं, दीपक रहेजा। डॉक्टर दीपक रहेजा से हम जानेंगे कि अगर ऐसा आफताब की तरह पार्टनर है तो क्या करें। डॉक्टर रहेजा, जरा बताइए, आफताब जैसा पार्टनर किसी का हो दुर्भाग्य से तो वो क्या करे और ऐसे रिश्ते से निपटे कैसे? देखिए, आफताब जैसा व्यक्ति अगर आपके जीवन साथी है, आपके जीवन में है, आपका पार्टनर है, तो उसको सही समय पे पहचानना बहुत जरूरी है। इस हादसे के बाद सबके मन में एक भय है, हर रिश्ते को हम प्रश्न चिन्ह लगाकर देख रहे हैं। और अगर ऐसा लाइफ पार्टनर, एक जीवन पार्टनर आपके जीवन में है तो उसको पहचाने। कुछ खास संकेत, कुछ खास चिन्ह मैं बताता हूं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ही लेबाइल होते हैं, पल में तोला पल
पल में माशा उनकी प्रवृत्ति इस कदर बदल सकती है कि एक पल तो वो आपको इतनी सराहना, इतनी अटेंशन, इतना चार्म देंगे कि आपको सबसे एक खुश नसीब पार्टनर का दर्जा देंगे, और दूसरे पल वो इतने वॉलेटाइल, इतने भयानक, इतने क्रूर हो सकते हैं कि आपके बहते हुए आंसुओं पे भी उनको तरस नहीं आता। ये बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ साथ बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और उस कंट्रोलिंग को एक पोजेसिवनेस का लबादा पहनाकर आपको ही कहीं गिल्ट का, गलानी का एहसास देते हैं अगर आप इनकी जो वॉलेटिलिटी है या जो क्रूरता है उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही वो जो एक महीन रेखा है जिसमें केयर और कंट्रोल कब पार हो जाता है, आप एक ऐसे चगुल में फंसते चले जाते हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन सा होता जाता है। आप अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते उस व्यक्ति के बिना, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने निकलने का प्रयास भी किया तो आपके अंदर कहीं इतना गलानी का भाव भर देते हैं कि आप अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं। इस रिश्ते को सही समय पे पहचाने। तो सही समय पर अगर श्रद्धा ने भी पहचान लिया होता तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती, लेकिन आफताब को अब फांसी की फंदे से कोई नहीं रोक सकता। 10 गवाही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो चीख चीख कर कोर्ट में कहेंगे कि आफताब ही कातिल है। सबसे पहले गवाह नंबर 1, विकास वॉलकर, श्रद्धा के पिता। विकास वॉलकर का डीएनए सैंपल लिया गया है। श्रद्धा के शव के टुकड़ों से पहचान कराई जाएगी। बयान में आफताब की पिटाई के बारे में श्रद्धा के पिता ने बताया। गवाह नंबर 2, राहुल राय, श्रद्धा के दोस्त। 2020 में आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा, राहुल इसका गवाह है। श्रद्धा के चेहरे और शरीर पर काफी चोट आई थी, राहुल ने देखा है। आफताब के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी थी, राहुल ये जानता है। गवाह नंबर 3, गॉडविन, आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की थी, श्रद्धा का गला दबाने की कोशिश की थी। श्रद्धा ने ऑफिस के दोस्तों से मदद मांगी थी। गॉडविन श्रद्धा के साथ ऑफिस में था। गवाह नंबर 4, गोविंद यादव, पैकर्स एंड मूवर, जो सामान लेकर आया आफताब का मुंबई से दिल्ली। श्रद्धा की हत्या के 18 दिन बाद सामान शिफ्ट किया गया। अपना सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया आफताब ने। आफताब के माता पिता भी वहां मौजूद थे। गोविंद ने सब देखा अपनी आंखों से। जांच एजेंसी को चकमा देने की कोशिश की गई। अब गवाह नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट गवाह, डॉक्टर अनिल कुमार, आफताब के डॉक्टर। 35 टुकड़े करने में आफताब का दरअसल हाथ कट गया था और फल काटने से हाथ कटा, ऐसा डॉक्टर से कहा आफताब ने। डॉक्टर ने आफताब की पहचान कर ली है कि यही शख्स आया था मेरे पास। ये 5 गवाही हैं। अब अगली 5 गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें श्रद्धा के कुछ और दोस्त हैं, मैनेजर है, प्लम्बर है। देखिए जरा, कुल 10 गवाह कोर्ट में गवाही देंगे। छठा गवाह करण बारी, श्रद्धा के मैनेजर। आफताब ने 24 नवंबर 2020 को श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा, मैनेजर गवाही देगा। श्रद्धा ने व्हाट्सएप पर मैनेजर करण को यह बात बताई थी। पिटाई की वजह से मैं उठ नहीं पा रही हूं, उसने कहा था, इसलिए काम नहीं कर सकती हूं। 7वीं गवाही है कुलदीप सिंह, जहां से 300 लीटर का फ्रिज आफताब ने खरीदा जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे। श्रद्धा की हत्या के अगले दिन ही फ्रिज खरीदा था आफताब ने, और आफताब ने फ्रिज के लिए 25,300 रुपए चुकाए थे। ज्यादा स्पेस वाला फ्रिज दिखाने को कहा था। और गवाह नंबर 8 जो आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, राजेश कुमार, जो प्लम्बर है। पहली बार श्रद्धा और आफताब दोनों से मुलाकात हुई थी इस प्लम्बर की। बाद में कई बार उनके घर गया था यह प्लम्बर, लेकिन श्रद्धा कभी दिखाई नहीं दी। और अब है सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिरलान। सबसे इंपॉर्टेंट गवाह नंबर 9 है। 3 बार श्रद्धा से मदद मांगी थी। श्रद्धा ने इनसे मदद मांगी। नॉनवेज न खाने पर भी आफताब श्रद्धा को पीटता था। दोनों के बीच कई बार लड़ाइयां भी हुई हैं। अब गवाह नंबर 10, श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण। ये वही दोस्त है जो श्रद्धा की बात उनके पिता तक पहुंचाता था और पिता की बात श्रद्धा तक पहुंचाता था, क्योंकि श्रद्धा और पिता में बातचीत नहीं होती थी। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद श्रद्धा से बात नहीं हुई लक्ष्मण की। कुछ दिनों बाद उसका नंबर बंद हो गया और इसके बाद लक्ष्मण को आफताब पर शक हुआ। ये जो 10 गवाही है, ये गवाही कोर्ट में भी आफताब के खिलाफ होंगी। जरा सुनिए।
वो ना बहुत मार खाई तो फ़ोन की मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन की, फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले, उसको लगा तो पुलिस चौकी उसको लेके गया, पुलिस 2020 में। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे कभी मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। मुझे भाई थी, बहुत डरी हुई थी, रो रही थी बहुत, और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा किसी ने मारा उसको। तो मैंने पूछा उसको क्या हुआ है आपको, ऐसे बोल रही थी कि कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है। मतलब लड़की को तो उसी समय देखा, फर्स्ट टाइम जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस समय मैंने आते हुए, गली से आते हुए और सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखा है। सामान लेके आए थे, हाथ में बैग था लड़की के, और उसके बाद लड़की को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़के को मैंने कई बार देखा है। जांच के लिए उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट, अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया, बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। ऑनलाइन फोन किए, इंक्वायरी पे गया, उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ, 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में ट्रांसफर हुआ, पैसे लिए। अब आपको बताने जा रहा हूं कि आफताब कितना शातिर था। जहां तक सामान्य आदमी की सोच जाएगी उससे कहीं आगे तक। ये जो चैट आप देख रहे हैं, ये चैट दोस्त के साथ की थी। श्रद्धा की हत्या करने के बाद ये बातचीत दोस्त के साथ की थी। मिलर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर चैट में बातचीत जो कर रहा है, आप पढ़कर दंग रह जाएंगे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद दोस्त से को क्या लिख रहा है, देखिए जरा। आफताब की इंस्टाग्राम की चैट सामने आई है। श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद का चैट है, यानी हत्या के 4 महीने बाद आफताब क्या लिख रहा है। एक कॉमन फ्रेंड से आफताब ने चैट की, लिखा उसे, भाई क्या हाल चाल है। उसने लिखा, उसके बाद लिखा, कहां हो आजकल, श्रद्धा को बोलो कॉल करे। आफताब श्रद्धा की हत्या के 4 महीने बाद दोस्त को लिख रहा है कि श्रद्धा को बोलो मुझे कॉल करे, जिससे आज के दिन यह साबित कर पाए। तो मुझे तो पता ही नहीं था श्रद्धा कहां है। मैं तो दोस्त से भी कह रहा था श्रद्धा को बोलो मुझे कॉल करे, क्योंकि वो घर छोड़कर चली गई थी। हत्या के 4 महीने बाद दोस्त से चैट की उसने, इसके बाद कॉल करने की भी कोशिश की दोस्त के साथ। चैट में बताना चाह रहा है कि वो छोड़कर चली गई है। श्रद्धा कहां है इसकी जानकारी आफताब को नहीं है। हत्या की बात सामने आने पर जांच को गुमराह कर सके, पुलिस ने इस कॉमन फ्रेंड का बयान दर्ज कराया है। अब सोचिए, आफताब को पता था उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। उसे पता था 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उससे पहले से तैयारी कर ली है अपने बचाव के लिए। अब कोर्ट में आफताब का वकील इसी चैट को एविडेंस के तौर पर रखेगा, सबूत के तौर पर, कि आफताब को तो पता ही नहीं था कि श्रद्धा कहां है। वो तो खुद दोस्त से पूछ रहा था, बताओ श्रद्धा कहां है। इसकी तैयारी उसने पहले कर ली थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पहली बार आफताब को कैमरे पर आप देख रहे हैं, पहली बार आफताब आपको नजर आ रहा है। ये जब प्री पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब गया, ये वो तस्वीरें हैं। शीशे की गेट के अंदर खड़ा होकर बात कर रहा था, काले रंग का मास्क लगा रखा है। प्री पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नीचे उतरा है आफताब। ये पहली तस्वीर सामने आई। अब तक जब भी आपने आफताब को देखा है, खुद का मुंह इसने ढक रखा था। प्री पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कुछ खुलासे किए हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आफताब ने आखिर क्या कुछ इस दौरान कबूला है। सोर्सेस से, सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले उसकी तैयारी होती है, एक डेमो होता है। ये डेमो किया गया आफताब का। इस डेमो में क्या बोला उसे सवाल किया गया, तुमने श्रद्धा को क्यों मारा। तो आफताब ने जवाब में कहा, उससे रोज झगड़े होते थे मेरे, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। उससे अगला सवाल किया गया, मारने में तुम्हें डर नहीं लगा, इस बेरहमी से श्रद्धा को मारा तुमने। आफताब ने कहा, मैंने गुस्से में उसे मार दिया, और फिर बाद में मैं शव के पास बैठकर हंस रहा था कि आफत टल गई। आफताब से अगला सवाल पूछा गया, तुम्हें फंसने का डर नहीं लगा कि तुम फंस जाओगे, बच नहीं पाओगे। तो आफताब ने कहा, डर था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं सबूत मिटाकर बच सकता हूं। उससे पूछा गया, शव के टुकड़े किससे किए तुमने। तो आफताब ने बताया, आरी से, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि आरी से आफताब ने श्रद्धा को काटा। सवाल किया गया, किस तरह की आरी थी वो। तो आफताब ने बताया, फिल्म इश्क में जिससे पाइप काटते हैं उस तरह की आरी थी। एक सीन था जिसमें एक शख्स पाइप काट रहा।
सवाल किया गया तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बच जाओगे, तो आफ्ताब ने कहा मैंने श्रद्धा का फोन, उसका कटा हुआ सिर, ये सारी चीजें गायब कर रखी हैं। पूरी तैयारी आफ्ताब ने की है। ये सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन मिली है कि प्री पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बोला है आज या कल या परसों में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। उसे बुखार था इसलिए आज पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है। राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है, इस पर बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी वैसे व्यस्त है, भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। राहुल का एक नया लुक दिखाई दे रहा है, दाढ़ी में दिख रहे हैं राहुल गांधी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब कहा यह जा रहा है ये राहुल गांधी की तस्वीर है, ये नया लुक है राहुल का, दाढ़ी वाला लुक, सफेद काली दाढ़ी राहुल की नजर आ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी ने हमला किया है। राहुल की जो ये तस्वीर है ये सद्दाम हुसैन की तरह राहुल गांधी दिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहे हैं? बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस आग बबूला है। जरा पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की सफेद और बड़ी दाढ़ी, राहुल की इस तस्वीर की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन से की जा रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए, क्या ये दोनों तस्वीरें एक जैसी लग रही हैं? क्या राहुल गांधी हूबहू सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लुक को सद्दाम हुसैन का लुक बताया है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते चलते राहुल ने दाढ़ी बढ़ा ली। राहुल के इस नए लुक को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खूब प्रमोट भी किया, लेकिन राहुल का यही नया लुक बवाल बन गया। क्या राहुल सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहे हैं? लेकिन ठीक चुनाव से पहले राहुल की सद्दाम से तुलना बेवजह नहीं, और कांग्रेस को राहुल का सद्दाम अवतार चुनाव में बीजेपी को मौका दे गया है। आपने देखी तस्वीर। आइए अब आपको बताता हूं किसने कहा है कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे हैं। देखिए जरा, ये दो तस्वीरें आपके सामने आ गई। असम के सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। गुजरात में हिमंता बिस्वा शर्मा एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल की इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से तुलना की कि राहुल गांधी आजकल सद्दाम की तरह लग रहे हैं। दरअसल सावरकर पर राहुल ने टिप्पणी की थी, इससे हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत नाराज थे। हिमंता ने कहा राहुल गांधी का चेहरा बदल गया है आजकल, राहुल सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं। चेहरा बदलना कोई बुरी बात नहीं है, बदले। चेहरा बदलना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा करो, चेहरा बदलना है तो जवाहरलाल नेहरू या फिर गांधी जी जैसा कर लो, लेकिन अब आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लग रहा है। राहुल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल की यह यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा 12 दिन चलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी और अभी जारी है ये यात्रा। लेकिन इसके बाद आपको बताता हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार सुनिए आप। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा, वो भी चुनाव के मौके पर। गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन से मिलवा दिया। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। सबसे पहले देखिए दिग्विजय सिंह ने लिखा, हिमंता को शर्म आनी चाहिए। आज हिमंता बिस्वा जो भी है वो राहुल गांधी की वजह से। आपको बताएं हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे। दिग्विजय सिंह ने लिखा, हिमंता को सोचकर बोलना चाहिए। मनीष तिवारी ने लिखा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अलका लांबा ने लिखा, अच्छा है कि राहुल ने अपने कुत्ते को ज्यादा महत्व दिया। एक किस्सा हिमंता ने सुनवाया था कि राहुल से मिलने गए तो राहुल उनसे बात नहीं कर रहे थे, अपने जो पेट है, कुत्ता है, उसके साथ व्यस्त थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। ऐसी
ऐसा तार छेड़ दिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिसके असर दूर तक होंगे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। लेकिन सुनिए जरा कांग्रेस के नेताओं। राहुल गांधी जो है वो सद्दाम हुसैन टाइप दिखने लग गए हैं, ऐसा आसाम के सीएम का कहना है। आसाम के सीएम असल में क्या है कि उनको डर दिखाया जाता है। वो जो जांच चल रही ना ईडी की, आईटी की, तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे चाबी भरा जाता है ना, वैसे वो असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं। उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो कि पहले कांग्रेस में रहते हुए किस प्रकार से पैर पकड़ता था कांग्रेस के लीडर्स का। मैं वहाँ का 6 साल तक इंचार्ज रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ वो क्या है और कैसे है, लेकिन जो भी बात वो कर रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी की जो फोटो है, तो चेहरा जो है वो सद्दाम हुसैन के जैसा दिख रहा है। किस तरीके से टिप्पणी को मानते हैं? अब ये उनका चेहरा कैसे लगता है, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर माँ बहन बेटी का आशीर्वाद लेकर निकले सड़क पर। राहुल गांधी को तो किसी के दूसरे की शक्ल में जाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी में तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, एक मंत्री जी आजकल पूरे दुनिया में मशहूर हो गए। केजरीवाल के मंत्री जो जेल में चंपी करा रहे हैं, मालिश के बाद मेवा मांग रहे हैं। जैन को चाहिए मेवा वाली सेवा। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। ये जैन साहब हैं, केजरीवाल के मंत्री, जिन्हें भगत सिंह बता रहे थे केजरीवाल, जिनको लिए भारत रत्न मांग रहे थे। और ये देखिए अब मेवा चाहिए। ये जो खिलाई चल रही है तो आप देख ही रहे हैं सत्येंद्र जैन की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बाहर का खाना आया है, खाना खा रहे हैं मंत्री जी। पालक पनीर भी मंत्री जी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे। कितनी थालियां सोचिए जेल में मिल रही हैं, लेकिन अब मंत्री जी को मेवा भी चाहिए। जरा रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ जेल में चंपी और मालिश कराने के बाद केजरीवाल के मंत्री की मौज का नया स्टॉक आ गया है। तिहाड़ में मौज पार्ट 2 में केजरीवाल के मंत्री खा खा कर ढेर लगा चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मंत्री जी जेल में मौज से कुर्सी पर बैठे। पहले जेल में मंत्री जी के लिए सलाद की थाली आई। मंत्री जी एक सांस में 8 से 10 टमाटर खा गए। अभी तो ये शुरुआत थी, मंत्री जी ने फिर सिंगाड़ा भी खाया, वो भी चटनी लगाकर। और उसके बाद बारी संतरों की आई तो 1-2 नहीं, आधा दर्जन संतरे भी मंत्री जी ने निपटा दिए। मंत्री जी की ये पूरी ऐश तिहाड़ जेल की बैरक में चल रही थी। आम आदमी को भले ही ये ऐश न मिले, लेकिन मंत्री जी की जेल में मौज ही मौज है। लेकिन मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके। फलाहार के बाद बारी मेन कोर्स की थी, तो मंत्री जी ने पालक पनीर से शुरुआत की और दूसरे हाथ में खीरा भी था। लेकिन ठहरिए, रुकिए, इन सब के बावजूद केजरीवाल के मंत्री का वजन कम हो रहा है और मंत्री जी ने कोर्ट से मनपसंद खाने की गुहार लगाई है, जो उनकी सेहत को सूट करे, उनकी आस्था को मजबूत करे। आम आदमी पार्टी के वकील कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो वजन कम हो गया क्योंकि उनको जेल में खाना नहीं मिल रहा। लेकिन आज जो वीडियो नजर आ रहे हैं उसमें ना सिर्फ खाना मिल रहा है बल्कि प्रॉपर खाना मिल रहा है, उनको मेवे तक मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी जेल में नहीं है, किसी रिजॉर्ट के कमरे में बैठ के वहां पे लुत्फ उठा रहे हैं खाने का। वैसे केजरीवाल की नजर में जैन अब भी वजनदार है और सत्ता की हनक रखने के लिए सियासी वजनदार होना ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सत्येंद्र जैन जेल में होकर भी जेल मंत्री नहीं रह पाते। आइए अब आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र जैन तो जेल में, लेकिन कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे मेवा दो, मेवा खाना है। टमाटर से पेट नहीं भरा, गाजर, मूली, नींबू से पेट नहीं भरा, पालक पनीर से पेट नहीं भरा, फल तो खा ही रहे, अब मेवा भी मांग रहे हैं।
जैन के वकील ने कोर्ट में आज क्या कहा कि जैन को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। तस्वीरें आपने देखी, प्रॉपर खाना उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। उनके वकील कह रहे हैं 6 महीने से एक दाना नहीं खाया है। सोचिए, उनका वजन लगातार घट रहा है। जैन के वकील कह रहे हैं वजन 100 किलो से 75 किलो हो गया है, यानी 25 किलो कम हो गया इनका वजन। तस्वीर आपने देखी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। उन्हें उनकी आस्था के मुताबिक खाना मिले। जैन को गाजर मूली भी नहीं खाने दिया जाता है। नॉनवेज या रेस्टोरेंट का खाना नहीं मांग रहा हूं, उनके वकील ने कहा। उन्हें केवल जैन मैनुअल के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक खाना दे दिया जाए। उन्हें जेल में सब्जियां, फल और सूखे मेवे परोसे जाएं। अब जेल अथॉरिटी कह रही है उन्हें प्रॉपर खाना भी दिया जा रहा है और जेल मैनुअल के मुताबिक खाना मिल रहा है। तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही हैं न जाने क्या क्या खा रहे हैं वो। तो उनके खाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई, जेल अथॉरिटी ने कहा। कोर्ट ने कहा व्रत करने से वजन घटेगा या बढ़ेगा, सवाल पूछा। आपने कहा 6 महीने से कुछ खाया नहीं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो वजन तो घटेगा ही। जेल अथॉरिटी आरोपों पर जवाब दाखिल करे, कोर्ट ने कहा। अथॉरिटी के जवाब के बाद आदेश पारित करेंगे। अब मंत्री, दिल्ली के जो मंत्री हैं, दिल्ली वाले लोगों ने तो उन्हें देख ही लिया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मंत्री जी कह रहे हैं 25 किलो वजन घट गया है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। अब जरा सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, शहजाद और रामवीर बिधूड़ी क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, उनको 18,000 रुपया पर मंथ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस कैसे मिल रहा है? जब सत्येंद्र जैन जेल में है तो उनके पास तो कोई मिलने के लिए आया नहीं, तो उन्होंने 4,000 रुपए कैसे उन्होंने सरकार से लिए हैं? जब मंत्री जेल में है तो 1,000 रुपया उनको डेली अलाउंस मिल रहा है, वो किस बात का मिल रहा है? और आइए, दिल्ली के मंत्री लेकिन पूरा देश खिंचाई कर रहा है, ऐसी हरकत सामने आ रही है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, सबसे पहले बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा लिख रहे हैं सुना है जैन का खाना रेडिसन होटल और ताज से आ रहा है, लेकिन वकील कह रहे हैं 25 किलो वजन घट गया भाई साहब का। रुद्राक्ष सक्सेना लिख रहे हैं, तस्वीर भी मैं आपको जैन की चला रहा हूं। सक्सेना साहब लिख रहे हैं सर्व करने वाला भी आता है, क्या मौज है। मयंक तिवारी ने लिखा 5 स्टार खाना, काहे की जेल, ये तो ऐश हो रही है। मनीष सिंगल ने लिखा ये भी डॉक्टर ने लिखा होगा, ये जेल में है। उदय निमावत ने लिखा या हॉलीडे पर है। प्रतीक पांड्या ने लिखा अगर वोट दे दिया आपको समझो दूध पिला दिया सांप को। प्रतीक पांड्या ने लिखा जय झाड़ू, जय दारू, जय मसाज। सिमरत लिख रहे हैं अब तो मेरा भी मन कर रहा है जेल जाने को। प्रिया पंत ने लिखा जैन की ऐश देखकर अब जेल जाने वालों की लाइन लग जाएगी। कुमार रमेश लिख रहे हैं कोई मुझे भी ऐसी जेल पहुंचा दो। स्वप्निल इसने लिख रहे हैं आंखें भराई केजरी की मोहब्बत देखकर। अजीत मिश्रा ने लिखा जेल में सब कुछ है, एक डाइनिंग टेबल भी लगवा दो। मनीष मिश्रा लिख रहे हैं वजन कम हो गया है, बस दिख नहीं रहा है। गुरु पाटन ने लिखा मजा तो जेल में है, बाहर तो यूं ही बदनाम था। भानु लांबा लिख रहे हैं ये नेहरूवादी जेल है जनाब। तो लोगों के हमले अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। किरण बेदी को सुनिए और मीनाक्षी लेखी। ऐसा सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कि दूसरों को नहीं मिलती या दूसरों से अलग मिलती हैं, तो ये जेल नहीं है। दैट मीन्स ही इज अंडर अ हाउस अरेस्ट। यू क्रिएटेड अ हाउस फॉर हिम। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की है और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल सिस्टम को रिपोर्ट करता है, तो उसको वो कैसे एक्शन लेंगे क्योंकि उनका मंत्री खुद जेल में है? कौन एक्शन लेगा क्योंकि उनका मंत्री जेल में है? एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है।
फिरौती का काम करता है और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। आइए तो जेल में जैन की मौज देख लिया आपने। अब ले चलते हैं एक और अपराधी जो जेल में है, उसकी मौज योगी ने खत्म कर दी। अतीक पर फिर योगी का चाबुक चल गया है। हुआ यह कि योगी आदित्यनाथ पहले दिन से एक्शन में और अभी भी एक्शन में, और उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं जो तारीफ कर रहे हो योगी की। पिछले दिनों आपने देखा, अगली तस्वीर दिखाइए, अतीक अहमद योगी की तारीफ कर रहे थे, उनकी पत्नी तारीफ कर रही थी। अब योगी ने तारीफ पर योगी, ऐसा नहीं कि कोई तारीफ करे और योगी बख्श दे। अब क्या हुआ, अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एम्बियंस दीजिए इसका। ये जो ढोल बज रहा है, जो मुनादी हो रही है, ये अतीक की संपत्ति पर हो रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अतीक की कुर्क कर दी गई। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ। जरा रिपोर्ट देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार भी हैं, बहादुर भी हैं। योगी आदित्यनाथ जितनी बार अतीक पर चाबुक चलाते हैं, अतीक उतनी ही बार योगी योगी चिल्लाते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। तो एक बार फिर ईमानदार योगी ने अतीक पर अपना दमदार चाबुक चलाया है और इस बार अतीक पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। योगी ने एक ही झटके में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकारी खाते में जमा करा दी। अतीक की संपत्ति पर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, लेकिन योगी के हर चाबुक की कराह में अतीक फैमिली बुलडोजर बाबा का ही गुणगान करती है। अतीक के साथ ही पत्नी शाइस्ता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरा मुरीद हैं। उनके साथ पार्लियामेंट में रह चुके हैं, ईमानदार भी हैं, बहादुर भी हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को ये बात पता चली तो वो इंसाफ जरूर करेंगे। तो आपने देख लिया कि अतीक पर किस तरह से एक्शन हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन अतीक की कौन सी प्रॉपर्टी पर हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा की अतीक की संपत्ति थी ये आप देख रहे हैं, बाकायदा मुनादी हुई है। अतीक की 123 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। प्रयागराज में अतीक की यह संपत्ति कुर्क की गई है और 13 बीघे की संपत्ति पर कुर्की हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इस संपत्ति पर बबूल का जो है इस संपत्ति पर पेड़ पार्क था और जमीन का जो कुछ हिस्सा है ये खाली पड़ा हुआ था। संपत्ति की देखरेख दूसरे लोग करते थे और अतीक फिलहाल जेल में है। बचाने के लिए संपत्ति पिता के नाम पर खरीदी थी अतीक ने। अतीक के पिता चाचा के नाम पर यह प्रॉपर्टी है जिस पर योगी का हथौड़ा चला है। पुलिस ने राजस्व विभाग से बाकायदा पड़ताल करवाई इसकी और डीएम की मोहर के बाद संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अपराध की कमाई बनाई और संपत्ति पर एक्शन हुआ है। आज की एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर इसलिए बड़ी है, क्या महातबाही की आहट, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इंडोनेशिया में भूकंप आया था 2 रोज पहले, अब तुर्की में आ गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए जरा, तुर्की में जो भूकंप आया है, टेबल हिल रही है। ये भूकंप की वजह से टेबल हिल रही है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीर भूकंप की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, झूमर हिल रहा है। तुर्की में रिक्टर स्केल पर पैमाना 6 से ज्यादा था। उसके बाद देखिए झूमर किस तरह से हिल रहा है, कितना भयानक भूकंप था। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये आप देख रहे हैं मार्केट में चीजें गिरने लगी एकाएक जैसे ही भूकंप आया। ये देख रहे हैं मार्केट है, मल्टी स्टोर मार्केट है जिसमें चीजें गिर गई, जितने रैक्स थे वो सारे गिर पड़े। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर। इसके बाद देखिए लोग भागने लगे डर और दहशत की वजह से। एक मैप है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए लोग भाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कहां कहां भूकंप आया, एक नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा क्या महातबाही की आहट है। कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। ये देख रहे हैं आप,
पिछले कुछ दिनों में देखिए जरा, तुर्की में आज 6.1 का भूकंप आया, भारत में कारगिल में 4.3 आ चुका है, इंडोनेशिया में 5.6, सोलोमन द्वीप में 7.7 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। क्या यह महातबाही की आहट है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर क्या होने वाला है? यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली भी कई बार कांप चुकी है। बार बार धरती क्यों कांप रही है, सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक भूकंप आ रहा है। करगिल सोलोमन द्वीप में भी भूकंप के झटके आए हैं कुछ इस तरह से, और नेपाल दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप आया था पिछले दिनों। धरती के नीचे दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। इन प्लेट्स में हलचल होती है, एक के ऊपर एक प्लेट है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे का यह दावा है कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक प्लेट्स जो हैं, इनमें हलचल हो रही है। करगिल से इंडोनेशिया तक धरती कांप रही है और ये सारी प्लेट जो है आपस में सटी हुई है। किसी भी एक प्लेट में अगर हलचल हुई तो दूसरी प्लेट में इसका सीधा असर पड़ता है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, यहां धरती की कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं जाकर, इसलिए यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। दुनिया भर में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं और हर दिन करीब 55 भूकंप आते हैं। यही वजह है, क्या यह महातबाही की आहट है? यह सबसे बड़ी बात है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक दौरे पर हैं। रिपब्लिक कैडर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। उनकी बातचीत का कुछ अंश सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने जो उठाई, 3 राज्यों में क्यों, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर लिखा गया है, आपके आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल लिखा गया है, मगर एक ऐसा मसला है जिसमें एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, और जब राज्य करेंगे तब ये बहस अपने आप होगी। भारतीय जनता पार्टी की अकेले की आइडियोलॉजी से इतना बड़ा फैसला करने के बजाय अच्छा ये है कि एक सार्वजनिक बहस हो। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होने चाहिए। जो आपकी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो आप भी कह रहे हैं कांग्रेस आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो शब्द यूज किए हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर, इस पर आपको क्या लगता है? मतलब कि एक तो रिस्पांस चाहता हूं मैं भारत की राजनीति का डिटेल अभ्यास करने वाला विद्यार्थी हूं और मैं वो अभ्यास के आधार पर कहता हूं कि आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं है। और जहां तक प्रभाव का सवाल है, मैं कई बार दुनिया के कई देशों में युद्ध हुए हैं, भारत के बच्चे फंसे हैं। मैं यूपी के चुनाव में बिजी था, आश्चर्यचकित होकर मैं एक घटना देख रहा था कि हमारे 35,000 बच्चे यूक्रेन के अंदर, हमारे स्टूडेंट फंसे थे। दोनों ओर से गोले और मिसाइल से छोड़ी जाती थी। मोदी जी ने 11:30 बजे के आसपास यूपी चुनाव से वापस जाने के बाद दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, अगर 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है तो हम उनको वापस लेकर आ सकते हैं। और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। भाई बड़े बड़े बोर्ड लगाए गुजरात में इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, कि काम बोले छे, काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। अब 1990 से वो एक भी चुनाव नहीं जीते, 32 साल हो गए, कब काम किया मेरी अभी आप कह रहे 30 साल पुरानी रिकॉर्ड अब दिखा रहे, मगर काम तो हमारे, जिनको कह रहे हैं उनको याद भी होगा, मगर काम सारे हमारे लिखे, गलती से इनका चुनाव चिन्ह तो ये तो आपकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हाँ, हमारी ही एडवर्टाइज। मैं तो मानता हूँ, मैं सभा में भी कहता हूँ कि गलती से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लग गया, वहाँ कमल लगाना चाहिए। जिस तरह से आपने 370 हटा दी, जिस तरह से आपने पीएफआई का बैन करा दिया, आपने रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा है, और आप कह सकते हैं कि ये सारे मुद्दे इलेक्शन के साथ जुड़े नहीं है, मगर आपने खुद माना है अभी कि लोग इसके बारे में सोचते हैं। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा
नो मनी फॉर टेरर, नो मनी नो टेरर वाली बात आपने कही। तो इस पर जितने हमारे दर्शक है और राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि इस पर और क्या किया जा सकता है, इसको बिल्कुल इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए। और भारत सरकार की सारी एजेंसियां बड़ी मुस्तैदी के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत पैनी नजर रखकर सजग है। और ये पूरा इंटरव्यू आप कुछ देर बाद, ब्रेक के बाद ठीक 10 बजे देख पाएंगे। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी और गृह मंत्री अमित शाह का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप हर अपने इंटरव्यू में जितने आपके पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी फाइट कांग्रेस पार्टी के साथ है। उसको लेके लोग मतलब समझ नहीं पा रहे, आप कांग्रेस को प्रिंसिपल ऑपोजिशन क्यों कह रहे हैं गुजरात में? क्योंकि वो है, मैं स्पेकुलेशन के आधार पर तो नहीं